फोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो क्या है, एक पुल और पुश। जब भी हम किसी बॉडी पे या तो धक्का लगाते हैं या धक्का खाते हैं, धक्का देना और धक्का खाना दोनों ही क्या है, फोर्स। दोनों क्या है, फोर्स। ठीक है, तो हमने अपनी बॉडी पे जब भी कोई फोर्स लगाया, मतलब कोई भी फोर्स या पुल लगाया, तो हमने क्या बोला, और जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। और फॉर्मूला क्या है, F = m × a। तो ये सब चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं, इसमें हमें कुछ नया ऐड करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं उसके बाद जो आज हमें पढ़ना है, तो तुम लोगों ने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा था, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। क्या था बैलेंस फोर्स, क्या था, इसमें जीरो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। इसमें जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो क्या होता है, तो कोई मूव नहीं करता उसके एक ही जगह पे रेस्ट पे रहता है, तो बॉडी रेस्ट पे रहती है। और कुछ उसको एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं होती जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई एक्सटर्नल नहीं है कि एक्सटर्नल। अगर बैलेंस फोर्स से हम लेना कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, वो मूव नहीं बस इतना नहीं हो रहा कि वो मूव कर रहा है। नहीं वो मूव भी कर सकती है। नहीं करेगी। नहीं करेगी सर, फोर्स अप्लाई होने के बाद वेलोसिटी अपने कांस्टेंट रहेगी या फिर क्या नाम है, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स है बॉडी को कितना होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, यहाँ से लग रहा है F1 फोर्स और यहाँ से लग रहा है F2 फोर्स। क्या लग रहा है, F1 और F2। जो नेट फोर्स होगा वो होगा, जो भी चीज राइट हैंड साइड में जाती है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड जाता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। कोई डाउट नहीं है? क्या बोला मैंने कि जो भी चीज राइट हैंड साइड जाएगी उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, जो भी लेफ्ट हैंड साइड जाती है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। हमने ये कहाँ पढ़ा था, वेक्टर्स में। कहाँ पढ़ा था, तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा F1 - F2। अगर F नेट 0 हो जाता है क्या आएगा, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है कि F नेट क्या होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि F1 किसके इक्वल होगा, जब दोनों साइड से बराबर फोर्स लगती हैं और नेट फोर्स 0 हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, बैलेंस फोर्स में। जब बॉडी बैलेंस फोर्स में होती है तो F तो 0 हो चुका है ना, और F किसके इक्वल होता है, F × a। क्या M 0 हो सकता है, मास कभी 0 नहीं हो सकता। इसका यह मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है, हाँ प्रॉब्लम। अगर एक्सेलरेशन 0 से क्या मतलब हुआ कि दोनों साइड से कितना भी फोर्स लगे लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा ऑब्जेक्ट। हाँ जी, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मोशन में नहीं है बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन है। दो केस सकते हैं इसके, पहला केस तो ये हो सकता है कि बॉडी किसमें होगी, रेस्ट में। जब बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। बट अगर ए नेट 0 है, इसका मतलब ये हो सकता है कि बॉडी किसमें है, किसमें है। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं और जब रॉकेट स्पेस में चला जाता है तो उस पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0 चल जाता है। पर क्या इसका मतलब रॉकेट रेस्ट पे है, रॉकेट मूव कर रहा होता है, वही यूनिफॉर्म मोशन मूव कर रहा होता है। तो नेट फोर्स का ये मतलब नहीं है कि बॉडी किसमें रहती है, रेस्ट में। इसका मतलब भी हो सकता है कि बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये केस बनता है बैलेंस्ड फोर्स का। नोट कर लो, जैसे मैंने लिखा है वैसे तुम्हें लिखना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया पूछ सकते हो। जो भी मैंने समझाया इसमें कोई डाउट है, अगर नेट फोर्स 0 इसका क्या मतलब है, या तो हमारी बॉडी रेस्ट में है या तो हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अब सेकंड केस आता है अनबैलेंस्ड फोर्स का। क्या केस आता है, अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होता है कि तुमने यहाँ से लगाया F1 फोर्स, यहाँ से लगाया F2 फोर्स, तो जो F नेट होगा वो क्या हो जाएगा, F1 + F2, और यहाँ पे जो F नेट होगा नॉट इक्वल टू 0। मतलब अब बॉडी किसी फोर्स के साथ मूव कर रही है, किसके साथ मूव कर रही है। जब भी बॉडी फोर्स के साथ मूव करती है तो उसके पास हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्या होता है, क्या होता है हमेशा, क्योंकि हमने जब फोर्स लगाया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F = ma। तो अगर उसके पास अगर फोर्स है इसका मतलब उसके पास मास भी होगा, उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। मास तो होगा ही होगा, और उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो धक्का देने से उसकी स्पीड क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। क्या करती रहती है, चेंज। और जब भी
एक्सेलरेशन चेंज होगा तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा अपने आप ही फोर्स। समझ आ गया? मतलब जहां पे भी एक्सेलरेशन है वहां पे क्या है, फोर्स है। जैसे जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो हम किस पे ताकत लगाते हैं, इंजन पे, और इंजन हमें क्या देती है, पावर देती है, उसी पावर से हमारी गाड़ी मूव करना स्टार्ट करती है ना। तुम देखा है ना कि जब तुम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, अपने एक्सेलरेटर पे पैर लगाते हो, तो तुम्हारी गाड़ी आवाज करती है, क्यों आवाज करती है, क्योंकि क्या जनरेट करती है, फोर्स। क्या जनरेट करती है, फोर्स। और वो फोर्स कहां से आता है, उसके इंजन से। जितना इंजन स्ट्रांग हो उतना ज्यादा वो फोर्स जनरेट करेगी। ऐसे में फोर्स वर्ड यूज नहीं करते हैं गाड़ियों में, वर्ड यूज करते हैं टॉर्क। क्या यूज करते हैं, टॉर्क। गाड़ियों में वर्ड क्या यूज होता है, टॉर्क। कितनी टॉर्क की गाड़ी है, बीएचपी बोलते हैं ना, ठीक है, समझ आ गया? तो नेट दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर कोई फोर्स यहां से आ जाएगा F3 तो माइनस F3 हो जाएगा। जो भी चीज इधर जाएगी वो पॉजिटिव, जो भी इधर जाएगा वो नेगेटिव। यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। तो डाउट, अब आते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, मास के मेजर भी क्रिएटेड बाय और अच्छा एक सेकंड, हाँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एनर्जी के मेथड क्या चीज है पता नहीं। ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, Object at rest remains at rest. Even unless external forces applied. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको हिलाती नहीं है, या अगर कोई चीज मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके रोकती नहीं है। ये क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। समझ गए क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई चीज मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोकती नहीं है। या फिर अगर वो मोशन में है तब तक वो मोशन में रहेगी जब तक कोई इसको आके रोकता नहीं है। समझ गया? ये न्यूटन का क्या है, फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या था, क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं इसे गौरी? सर बिकॉज़ अरे इनर्शिया होता क्या पहले? सर जो बॉडी इट्स अ क्वालिटी पोजेस्ड बाय द बॉडी which जो मोशन को जो रेजिस्ट करती है, it resists change, so it does not want to change unless externally you apply a force on it. कुछ तो बोलना था किसी होता है इनर्शिया क्या होती है, 9th क्लास में ना बहुत अच्छे से समझाया था मैंने इनर्शिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, A property of a body. इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है ना? हाँ ये तो 9th क्लास पढ़ा करो, 9th क्लास में तो पढ़े थे भी, अब 2 साल 9th में पढ़ा था फिर एक साल से Mass. क्या होता है Property इनर्शिया? of a body to resist change. मूवमेंट का देखो इनर्शिया का सबसे पहले समझते हैं कि इनर्शिया है क्या। इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की। क्या है वो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी है जिससे उस पे लगने वाले फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, तो मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन देखो, it is a inherent property of a body, it is a inherent property of a body by which inherent property of a body by which it opposes the force acting on it. It opposes the force acting on it. उस पे लगने वाले फोर्स को जो अपोज करे उसे हम क्या बोलते हैं, उसका इनर्शिया। It opposes the इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रैपलिन। ट्रैपलिन देखा है तुम, बच्चे वाले जो होता है ऐसे लगे होते हैं ना, उसमें ऐसे बंदे होते हैं ना चार साइड से, तो बच्चा ऐसे जंप करता है फिर वापस फेंक देता है ना। तो उसमें होता क्या है कि जब हम उसके ऊपर छलांग मारते हैं तो ये कंप्रेस होता है, तो इसने क्या किया, उसको एब्सॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, अब उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। क्या करेगा, तो पहले नीचे जाता है फिर वापस ऊपर जाता है। तो जो ऊपर जाने वाला केस है वो कौन सा है, उसको अपोज करने वाला।
ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो उस पे लगने वाले फोर्स को क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है, अपोज करती है। अब इनर्शिया होते हैं तीन टाइप्स के, कितने टाइप्स के, कौन कौन से होते हैं? देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले देखो इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट क्या होता है मुझे, स्पेलिंग बॉडी ये बेस्ट बस ये होता है, एक लाइन बोलो काम खत्म। हाँ भाई, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट क्या होता है, किसी को पता है? हाँ बोलो, जब पता है? एक बॉडी चाहती है कि वो ऐसी सही बात है, जैसे हाँ, ये याद आ गया। जैसे ये चाहती है ये कि बस घर से वाला- ना निकलना पड़े इतनी गर्मी में। बस फिर बस का एग्जांपल। ठीक है, तो इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट का क्या मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है वो स्टार्टिंग में किसमें है, रेस्ट में, और वो किसमें रहना चाहती है, रेस्ट में, इसको मोशन में नहीं आना चाहती। ठीक है, जैसे जब हम बस के ऊपर खड़े होते हैं, बस के ऊपर नहीं, मतलब बस के अंदर जब खड़े होते हैं, तो जब बस स्टार्ट होती है एकदम से, तो हम कहाँ गिरते हैं, पीछे की साइड। क्यों गिरते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो उस मोशन को क्या करना चाहती है, अपोज करना चाहती है। कैसे होता है, देखो मान लो कि बस का प्लेटफॉर्म है, क्या ये बस का प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ये बस यहाँ से आगे तक चलना स्टार्ट करती है और हम यहाँ पे खड़े हैं। जब बस और हम, मतलब जब हम खड़े थे तो हम दोनों किसमें थे, रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है और बस भी किसमें है, रेस्ट में। अब बस वाले ने बस को स्टार्ट कर दिया, तो बस किसमें आ चुकी है, मोशन में। बट मेरी बॉडी क्या करना चाहती है, वो अभी भी कहाँ रहना चाहती है, रेस्ट में। तो मोशन को कहाँ लेके जाना चाहती है, आगे। तो मेरी बॉडी को अपोज करना चाहिए, तो कहाँ जाएगी, पीछे। अपोज का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में काम हो रहा है उसका अगेंस्ट काम करो। बॉडी कहाँ जाना चाहती है, मतलब बॉडी कहाँ लेके जाना चाहती है उसको, आगे। तो बॉडी कहाँ रहना चाहती है, रेस्ट में, वो कहाँ जाएगी, पीछे। इसलिए जब इस बस स्टार्ट होती है तो कहाँ गिरते हैं, पीछे की तरफ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में दोनों ही बॉडी किसमें होंगे, रेस्ट। किसमें होंगे, दोनों ही। कोई डाउट, समझ में आ गया इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट क्या है, ठीक है। तो इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में बॉडी किसमें होती है, रेस्ट में, और वो कहाँ रहना चाहती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। वो किसको अपोज कर रही होती है, मोशन को। देखिए उस बात को, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट में बॉडी किसमें रहना चाहती है, रेस्ट में, और वो किसको अपोज करती है, मोशन को। इसको अपोज करती है, वो मोशन को अपोज करती है। इट अपोज द मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। इनर्शिया ड्यू टू मोशन। अब इनर्शिया ड्यू टू मोशन क्या होता है, हमारी बॉडी कहाँ रहना चाहती है, मोशन में। ये ठीक है, मतलब अब बस और तुम दोनों ही किसमें हो, किसमें हो, और जितनी स्पीड बस की होगी उतनी स्पीड तुम्हारी होगी। मैं समझा चुका हूं तुम्हें एग्जांपल में, जब हमने एरोप्लेन में क्वेश्चन किया था, एरोप्लेन से जब हम बम को ड्रॉप कर रहे थे तो जितनी स्पीड एरोप्लेन की थी उतनी स्पीड उस बम की भी थी, है ना, जब हमने व्हीकल्स किया। उसी तरीके से अगर बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तुम्हारी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब बस वाले ने ब्रेक मारी, तो सडन ब्रेकिंग के बाद क्या होगा कि जो ये बस है वो ऊपर जाएगा रेस्ट में, बट हमारी बॉडी कहाँ जाना चाहती है, मोशन में। तो रेस्ट के आने के कारण हमारी बॉडी कहाँ जाती है, आगे, क्योंकि वो उसको क्या करना चाहती है, अपोज। तो इससे हमारी बॉडी कहाँ गिरेगी, आगे की तरफ। समझ में आ गया, तक मोशन आगे की तरफ था। तो हमारी बॉडी भी मोशन में रहना चाहती है ना, हमारी बॉडी कहाँ जाना चाहती है, आगे जाना चाहती है। मोशन और बस कहाँ बस क्या करना चाहती है, उसको वहीं पे रोकना चाहती है। तो बॉडी क्या करेगी, उसको अपोज करने के लिए आगे की तरफ पीछे जाएगी। भी जा सकती थी, पीछे भी तो जा सकती। प्रमोशन तो आगे है ना, अपोजिट करना है हाँ, ना, तो मोशन आगे लग रहा है तो अपोजिट तो पीछे होगा ना। पर वो है तो मोशन में चाहती है ना, रेस्ट में थोड़ी रहना चाहिए। मोशन तो भी आगे था। तो आगे रहना चाहिए ना। अगर वो पीछे जाएगी तो वो पहले उस मोशन को अपोज करेगी। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। क्या है, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। लिखने तो जरूरी है, एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ हाँ,
ऐसा कोई नहीं पूछने वाला इस क्लास में, बहुत कुछ है चैप्टर में जो पूछा जाएगा, कोई नहीं तुमसे पूछने वाला है। 9th क्लास पूछ चुकी है तुमसे ये, कॉन्टैक्ट भी तो पूछता है कि बॉडी पहले कौन सी ऊपर अपर बॉडी से ऑब्वियसली बात है, लोअर बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे। देखो क्या है कि जब इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट था तो लोअर पार्ट मोशन चला जाता है, अपर पार्ट उसको अपोज कर रहा होता है, ठीक है। और फिर जब मोशन से रेस्ट में आ रहे होते हैं तो लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाता है, अपर पार्ट फिर मोशन में होता है। मतलब जो अपर पार्ट है हमेशा वो मोशन के अपोजिट होगा, अगर रेस्ट में है तो मोशन चला जाएगा और मोशन में है तो रेस्ट में रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। अपर पार्ट डॉट इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। अब इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन क्या है इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बेस पे तुम्हारे 3-4 डेरिवेशंस हैं, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड में इसी से हम डेरिवेशन करेंगे। अगर जो क्या है कि मान लो कि तुम एक कार में बैठे हो और तुम्हारी कार बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है ना, तुम्हारी बॉडी का जो डायरेक्शन हो क्या है, स्ट्रेट, तुम्हारी बॉडी भी इसी डायरेक्शन में और कार भी इसी डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमने ले लिया टर्न, क्या ले लिया, जब हमने टर्न ले लिया तो जो मेरी बॉडी है वो कहाँ रहना चाहेगी, स्ट्रेट में। इसलिए जब हम गाड़ी टर्न लेती है तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है वो जाके डोर के साथ क्या कर जाता है, स्ट्राइक में टकरा जाता है, ठीक है। तो क्या कारण है, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन में क्या होता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो रहना चाहती है। जब हम टर्न लेते हैं तो गाड़ी का राइट टर्न तो हो गया, बट मेरी बॉडी अभी भी कहाँ रहना चाहती है, स्ट्रेट में। इसलिए हमारे जो कंधे होते हैं वो जाके किससे टकरा जाते हैं, दरवाजों से टकरा जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेंगे तो हमारी बॉडी कहाँ जाएगी, राइट टर्न। मतलब जहां पे भी तुम टर्न लोगे उसके ऑपोजिट में हमारी बॉडी मूव करेगी। इसे तुमने देखा होगा कि जब तुम साइकिल में टर्न लेते हो तो तुम हमारी बॉडी में क्या करते हो, जिस डायरेक्शन में तुम्हें टर्न लेना होता है तुम्हारी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे अगर तुम्हें राइट में टर्न लेना है तो तुम्हारी बॉडी क्या करती है, राइट में करती है। अगर तुम्हें लेफ्ट में टर्न लेना होता है तुम्हारी बॉडी क्या करती है, लेफ्ट में लीन हो जाती है ना। अगर तुम्हारी बॉडी लेफ्ट में लीन हो और तुम राइट में जाओ, तुम्हारे गाड़ी या साइकिल क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। जनरली जो साइकिल सीखते हैं नए बंदे वो स्लिप क्यों करते हैं टर्न्स में, उनका कारण यही होता है, जब वो टर्न ले रहे होते हैं तो उनकी बॉडी उस डायरेक्शन में टर्न नहीं ले रही होती जिस डायरेक्शन में उनकी साइकिल घूम रही होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो गाड़ी के पास एक रिजल्टेंट आ जाता है, क्या जाता है, अब साइकिल जा रही है राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में और साइकिल स्ट्रेट चली कहाँ जाती है। जाए, हम इस लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, जिस डायरेक्शन में तुझे टर्न लेना उसी डायरेक्शन बॉडी लीन होनी चाहिए। सबसे अच्छा केस है इसका मोटो जीपी का रेस। जो मोटो जीपी का रेसर होते हैं उनको देखा है, जिस डायरेक्शन में उनको टर्न होना था वो लीन हो जाते हैं पूरे डायरेक्शन में। तो हम पढ़ेंगे क्यों ऐसा करते हैं वो इसी क्लास चैप्टर में है, ठीक है, उसका पूरा डेरिवेशन है। वो कितने एंगल से टर्न लेना चाहिए, हां मुझसे निकाल, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलो इंडस्ट्री समझ में आ गया। अब देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसके बाद कौन सा थर्ड कौन सा है, नाम नहीं है इंडस्ट्री ड्यू टू डायरेक्शन। इसका डेफिनेशन लिखो। बस बॉडी उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है जिस डायरेक्शन में होती, तो डेफिनेशन नहीं है, बस समझना है हमें नहीं। तो पूछेगा नहीं तुमसे कि डायरेक्शन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये तुम्हें बस खुद कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करने से। अब आते हैं, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ is also known as Newton's first law is also known as Newton's first law is also known as law of inertia. Law of inertia. अब इसको law of inertia क्यों बोला जाता है वो समझ लो। देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जब हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में जाना चाहती है, अगर कोई चीज बॉडी मोशन में है वो मोशन में जाना चाहती है। अब जब कोई बॉडी रेस्ट में है, किसमें है, तो कौन सा इनर्शिया आ जाएगा, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। अगर सेकंड क्या था कि अगर कोई बॉडी मोशन में रहना चाहती है तो किसमें रहना चाहती है, वो मोशन में रहना चाहती है, तो ये कौन सा आ जाएगा, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। इसका ये मतलब हुआ कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो किसके बेस पे है, इनर्शिया के बेस पे ही तो है, जबकि इनर्शिया के पास एक और भी है, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में नहीं है। मतलब ये हुआ कि इनर्शिया ज्यादा
एडवांस है एज कंपेयर टू न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में उसने डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की है, जबकि इनर्शिया ने डायरेक्शन के बारे में भी बात की है। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया वो तीनों लॉ को समझा देती है जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ समझाना चाहती है। क्या समझाना चाहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको मूव नहीं कर पाती। ठीक है, बोलता है दूसरा लॉ कि अगर कोई चीज मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको हिलाती नहीं, मतलब रोकती नहीं है। जबकि न्यूटन इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट और इनर्शिया ड्यू टू मोशन भी यही बात बोलते हैं। क्लियर है? इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई डाउट? ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ तक तो सारा कुछ तुम्हारा थ्योरेटिकल है। जैसे हम न्यूटन के सेकंड लॉ में आएंगे सारा कुछ बदल जाएगा और सब हो जाएगा न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कोई डाउट है? एक बार सारा पढ़ लो जो मैंने पढ़ाया अभी। फर्स्ट मैथमेटिक्स टू आवर्स मोमेंटम। किसी को पता है मोमेंटम बारे में? हां, वो चेंज इन वेलोसिटी नहीं, वो एक्सेलरेशन होता है और चेंज इन वेलोसिटी को टाइम होता है। क्या मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी तो है pv minus pu, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मोमेंटम, pv minus pv मास इक्वल सर ये आंसर नहीं है। क्या इक्वल लेवल है? देखो मोमेंटम का सिंबल होता है स्मॉल p, तो आता मोमेंटम सिंबल स्मॉल p, और ये होता है देखो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम होता है तो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, it is a vector quantity, second point देखो it is a vector quantity and its SI unit is kg meter per second। क्या होता है, kg meter per second, kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या होता है kg मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्शन है, मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो भी डायरेक्शन वेलोसिटी के पास होगा वही डायरेक्शन किसके पास होगा, मोमेंटम के। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मास के स्केलर क्वांटिटी है, मास के पास तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। डायरेक्शन किसके पास है, केवल वेलोसिटी के पास, इसलिए मोमेंटम के पास भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और मोमेंटम कम या ज्यादा हो किस पे डिपेंड करेगा, मास वेलोसिटी दोनों मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। वेलोसिटी। ओके, तो तुम लोग कितने लोगों को लगता है कि मास कांस्टेंट रहेगा, हाथ करो जितने लोगों को लगता है कि किस केस में, मास इनटू वेलोसिटी में मैंने नहीं किया। मास कांस्टेंट रहेगा। हां, तो मास कांस्टेंट मतलब मास मास सेम कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है कि मास सेम रहेगा। क्या मास सेम हो सकता है? पर एनर्जी भी तो वो कर मास सकता है, सेम। एनर्जी इतनी यूज कर सकता है। कौन? अल्फा पार्टिकल्स है ना, केमिस्ट्री की कर- मास से मास हाँ, constant रहेगा। ना मास सेम होगा ना मास डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, वेट वेरी डिफरेंट होता है। वो तो मास तो का मास तो मास constant ही रहता है। मास के जो नहीं थोड़ा सा ना आप 9th क्लास के बच्चों का सोचना बंद करो और 11th क्लास के बच्चों का सोचना स्टार्ट करो। तुम लोगों ने देखा वो रेत वाली जो ट्रक होती है, हाँ जो रेत लेके आती है, तो मान लो कि जब वो ट्रक में रेत भरी है तो रेत 10,000 किसी का कितने का था? अब यहाँ पे एक छोटा सा छेद है और ये ट्रक चल रहा है, तो अब इसका मास कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? सर ये कैच है सर, आपने ये पूछा था। अब मेरा अब मेरा मास कांस्टेंट रहेगा। ये जो भी आप बता ये रहे कैच हैं है सर। ये तो आपने सर मास से भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि धीरे धीरे यहाँ से रेत गिरती जाएगी और धीरे धीरे मास क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा।
कि यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा चेंज किसके कारण आएगा, मास के चेंज होने से। उसी तरीके से जब रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है, रॉकेट का अगर फ्यूल कम मास होता है और धीरे उसका फ्यूल जलता जाता है तो मास क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो वहां पे भी जो मोमेंटम आ रहा है किसके कारण आ रहा है, चेंज इन मास के कारण। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा केस हो सकते हैं जहां मास चेंज हो, तो बट तुम्हारे सिलेबस में मास चेंज की कोशिश नहीं है, ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस में, पर जेईई मेंस के सिलेबस में है, नीट के पेपर में भी, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि मोमेंटम में चेंज केवल वेलोसिटी के चेंज से आएगा, वो मास के चेंज से भी आ सकता है, बाय गिविंग टू एग्जांपल्स, जो मैंने इसमें 2 एग्जांपल दिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मान लो कि तुम एक ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, और उस ट्रेन के अंदर खाना रखा हुआ है उन लोगों के लिए जो लोग वहां बैठे हुए हैं। तो जब लोग खाना कंज्यूम करेंगे तो खाने का वेट फिर कम हो जाएगा, उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। मुझसे तुम केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आओगे, बायो की बात नहीं है, नहीं होती है बायो, मेरे दोनों बहुत स्ट्रांग है, मुंह में रखा है खाना दिया उसने, खाए सिर्फ 2 दिन के लिए जब वो खाना पकेगा तब फिर उसका वेट कम हो जाएगा। चलो तो पका हुआ रहेगा, आपने बोला खाना बना हुआ, तो खाना बना हुआ तो पैक होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे मास चेंज किया जा सकता है। सर रॉकेट के केस में तो समझ आता है कि उसके से वेलोसिटी, इसमें कैसे चेंज हो रहा है, इसमें तो सैंड गिर रहा है, लेकिन इसमें तो सैंड अब ट्रक के अंदर तो नहीं है ना, जमीन में चला रहा है, हम तो ट्रक का मास एक चल रहा है ना, ट्रक के अंदर कितना मास है, ठीक है, अब ओवरऑल कितना मास है, यहाँ पे मास का चेंज होने में रेट होगा ना, क्योंकि किसी रेट से तो ये सैंड नीचे गिर रही होगी, जो भी रेट होगा गिरने का वही चेंज इन मोमेंटम का भी रेट होगा। क्लियर? अब आते हैं, समझ आ गया मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ऐसी कोई भी बॉडी जिसके पास मास है और वो मोशन में है तो उसके पास अपने आप ही क्या आ जाएगा, मोमेंटम, क्या आ जाएगा। अब एक केस आता है इसमें, मान लो कि एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रही है, कितनी स्पीड चल रही है, और एक साइकिल है वो भी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है। अब मनीष एक बार कार से टकराया और एक बार साइकिल से टकराया, तो बताओ मनीष को चोट ज्यादा क्यों लगेगी, कार से जिंदा होती से पूछेंगे तो किसे लगेगा, कार से लगेगा। कार से क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा और इसके पास मोमेंटम कम होगा। तो जब हमें चोट लगती है किसी भी चीज से, तो चोट हमें उसकी ताकत से नहीं, उसके मोमेंटम से लगती है। जब भी हम किसी चीज से टकराते हैं हमारा मोमेंटम उसको ट्रांसफर हो जाता है, उसका मोमेंटम हमें ट्रांसफर हो जाता है। अगर कोई चीज ऐसी हो जहां पे तुम दोनों का मोमेंटम सेम हो जाए तो तुम्हें चोट नहीं लगती है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कोई इंसान आया वो वॉल पे उसको मतलब से वॉल से ब्रेक लगा उसे, तो वॉल का तो सिर्फ मास के बेस के ऊपर ही मोमेंटम होगा ना, बिकॉज़ नहीं, अगर वॉल मूव भी नहीं करे तो वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम जीरो है। मोमेंटम जीरो है तो फिर उसको चोट लगेगी अगर उसका, जब वो बॉल को किक करते तो हम चोट लगती है। अगर वॉल पे अगर कोई वॉल पे क्या होगा कि जब तुम वॉल पे हिट करोगे तो वॉल का जब तुमने वॉल पे हिट किया तो तुम्हारे पास एक मोमेंटम होगा, तुमने ये मोमेंटम किसको ट्रांसफर किया, वॉल में रिपीट तुमने ट्रांसफर तो करेगा वो। तो जो मोमेंटम तुमने दीवार पे लगाया था दीवार से वही मोमेंटम कॉपी पेस्ट करके चिपका देगा। इसका मतलब अगर तुम बहुत तेज मारोगे दीवार पे तुम ज्यादा चोट लगेगी, अगर तुम धीरे से मारोगे तो धीरे लगेगी। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम तुम दीवार को ट्रांसफर करते हो देते हो दीवार वही मोमेंटम तुम्हें ट्रांसफर कर देता है, इसलिए हमें चोट लगती है। और कोई डाउट? से मतलब 2 कार है, सेम कंपनी सेम मॉडल, सेम स्पीड से आमने सामने से वो मतलब राइट, इसको हेड एंड कोलिजन बोलते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं, और केस है यहाँ पे। तो जब ये दोनों मोमेंटम, अगर मान लो कि इसका भी मोमेंटम ग्रीस है इसका भी मोमेंटम ग्रीस है, दोनों टकराएंगे और वही पे रुक जाएंगे, ना आगे जाएंगे ना पीछे। वो जगह पहले तो उस पे दोनों टकरा के वही रुक जाएंगे। जैसे तुम जब क्लैपिंग करते हो तो जब तुम क्लैप करते हो तुम्हारा हाथ ही है दोनों, ये हाथ तुम्हारा दोनों हाथ एक साथ आते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, वही केस तो है ये, मोमेंटम बराबर ही है दोनों हाथ का।
फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री में होता है इफ एंड बट, फिजिक्स में नहीं होता इफ एंड बट। हर केस को सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स में। बट आपने बोला So then उस गाड़ी है किसमें मोमेंटम में ट्रांसफर हो रहा है, मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ बोली। ऐसे तो पता नहीं क्या क्या लग रहा है फिजिक्स का। लग तो है लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो फिजिक्स में ही है ना। तो ये तो बोल रहा हूँ मैं तो बोला तुम्हें थर्ड तो ही लग रहा है ये बोल बाकी बता रहे हैं कि बॉल वाले भी पर वेव कन्वर्जन हो रहा है अभी उसमें, वो तो केमिस्ट्री में कन्वर्जन, एनर्जी का कन्वर्जन फिजिक्स का पार्ट है। पेट्रोल में कन्वर्ट हो रहा है। अभी जो तूने पढ़ा है ना टॉपिक, ये ब्लैक होल रेडिएशन, वो भी फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में कितना है? वो तुम्हें अभी बस सिखा रहे हैं, अभी तुम्हें केवल थ्योरेटिकल पढ़ाया गया है, उसकी न्यूमेरिकल से फिजिक्स में क्लास में। केमिस्ट्री में सिलेबस कम था क्या जो फिजिक्स में? ठीक है, समझ आ गया मोमेंटम का, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लिखो न्यूटन का सेकंड लॉ, देखो न्यूटन सेकंड लॉ इक्वल इक्वल है ना। देखो न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, according to Newton's second law, according to Newton's second law, according to Newton's second law, change in momentum, rate of change of momentum, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Proportional to applied force. और तुम्हें से कितने लोगों को मोमेंटम की स्पेलिंग आती है, हाथ कर लो। ये तो और सबसे अलग लेवल का है, ऐसा पे लिख दिया मोशन, मोमेंटम लिखना नहीं आया तो मोशन लिख दिया वैसा, उसको लिखना था गलत तो साइड से हां। मोमेंटम की हमें पी लिख देता है, सिंबल पी होती है उसकी, वो तो लिखे रहते हैं। तो कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, नॉन मेडिकल के बच्चे हो तो। गलत लिखा था भाई साहब ने मोशन लिख दिया और मैं उसके सामने बोल रहा हूँ मूवमेंट लिखा है इसमें तो। ठीक है, तो क्या बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉ कि जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp/dt। क्या होता है? d का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम और dt का मतलब होता है चेंज इन टाइम। ठीक है, तो लिखो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। F इज डिफरेंशिएशन है ये, स्मॉल चेंज मतलब वेरी स्मॉल चेंज। d का मतलब होता है बहुत छोटा चेंज, और उससे छोटा चेंज के लिए लिखा जाता है डेल्टा। डेल्टा से छोटा होता है, इससे छोटा होता है। मतलब डेल्टा थोड़ा बड़ा। पर हम डेल्टा से तो बड़ी स्ट्रिंग सॉल्व करते हैं, ऐसा कि तो छोटी चीज होती है, छोटे से स्टार्ट करते हैं हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते उसी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो डेल्टा p का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इस ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्टा। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? चेंज। लिख ले, कल मैं पूछूंगा और तेरे पट्टी में से दूंगा, आपने बताया तो मैं तुझे पहले आगाह कर रहा हूँ चीज के लिए, अब तक पढ़ के आना जो पढ़ा रहा हूँ मैं। हैं। परसों की ना कल ही पढ़ बैच प्राप्त करते पूछ लेंगे, जब मारने का मन करे कुछ होगा। कोई तो टॉपिक मिल रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितना भी मोमेंटम में चेंज आएगा टाइम के साथ, वो हमें क्या देगा? फोर्स। क्या देगा वो? फोर्स। समझ आ गया? क्या बोला मैंने? मोमेंटम में जितना भी चेंज आ रहा है टाइम के साथ, वो हमें क्या देता है? फोर्स। क्योंकि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में तभी चेंज आता है जब उस पे क्या लगता है? फोर्स। अगर उस पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो मोमेंटम में कोई चेंज आएगा ही नहीं। बात समझा क्या था मैंने? क्या कहा कि मोमेंटम में चेंज क्या होता है? मोमेंटम में चेंज का कारण कौन है? फोर्स। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तभी तो या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या तो उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस करेगा? वेलोसिटी में चेंज। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आता ही कब है? जब एक्सेलरेशन होता है। समझ गया? बात समझ आ गई? तो ये हो गया तुम्हारा न्यूटन का सेकंड लॉ। अब आप लिखो इंपल्स। इंपल्स
इम्पल्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा, किसी ने छिछोरा हुए देखा है? उसमें वो जब आईआईटी का पेपर दे रहा होता है तो वहां पर पहली बार वर्ड आता है इम्पल्स। ये फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम केवल इम्पल्स होता है। अब इम्पल्स है क्या समझ लो। जैसे तुम लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है, बैट और बॉल जब कांटेक्ट में आते हैं तो कितने टाइम के लिए आते हैं? बहुत कम टाइम के लिए बैट और बॉल का कांटेक्ट होता है। बॉलर बॉल डालता है, बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है, तो बैट और बॉल के बीच का जो कांटेक्ट टाइम होगा वो 1 माइक्रोसेकंड से भी कम का होगा, है ना? और बॉल जब बॉलर उस बॉल को फेंकता है तो वो प्यार से फेंकता नहीं है, वो तो पूरी जान लगा के फेंकता है, तो उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। और जब बैट्समैन को बॉल को मारता है तो वही प्यार से नहीं मारता, वही बहुत जोर से मारता है, उसके मोमेंटम में चेंज बहुत तेज आया होगा। पर इस चीजों दोनों के बीच का टाइम गैप कितने का है? बहुत कम का। तो क्या रूल है, मतलब क्या डेफिनेशन है इम्पल्स की? जब बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए किसी बॉडी पे लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? तो नया क्या है इम्पल्स? जब बहुत ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पे लगती है, कितने टाइम के लिए? बहुत कम टाइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। समझ गया? तो देखो इम्पल्स की डेफिनेशन आप बताओगे? हाँ भाई बताना पड़ेगा, बस तुम पहली बार पढ़ रहे हो। इम्पल्स पढ़ा है? हाँ, 9th में था। मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सिलेबस में नहीं था। देखो impulse is the total effect. Impulse is the total effect of a large force. Impulse is the total effect of a large force which act for a short time, which act for a short time to produce a finite change, to produce a finite change in momentum. A finite change in momentum. Impulse is the total effect of a large force which acts for a short time, to produce a finite change in momentum. Impulse का सिंबल होता है स्मॉल j। क्या होता है सिंबल? स्मॉल j। ठीक है, क्या होता है सिंबल? स्मॉल j, and it is equals to j is equals to force into time। क्या होता है? फोर्स into टाइम। और टाइम क्या होगा? बहुत छोटा, तो डेल्टा t लिखने का साथ में, देखो फोर्स into डेल्टा t। ठीक है, अब देखो क्या है फॉर्मूलों का कैसे खेला खेला जाता है। देखो फोर्स क्या था? dp/dt, है ना? जिसको मैंने बाद में क्या बोला था? F is directly proportional to delta p upon delta t, ये बोला था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये हो जाता है डेल्टा p/। अब डेल्टा t को इधर भेज दो, तो डेल्टा p क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डेल्टा t, ये होगा। कोई डाउट तो नहीं है? और अभी मैंने क्या बताया कि j क्या होता है? फोर्स इनटू डेल्टा t, और फोर्स इनटू डेल्टा t क्या देता है? डेल्टा। मतलब इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। क्या है? चेंज इन मोमेंटम। लिख लो सारा कुछ, देख रहा हूं। केवल अगर तुम्हें ढंग से फॉर्मूले आ जाए ना, तो के लिए ना अपने पैर के ऊपर हम पैर चढ़ाएंगे, इसको समझना है इम्पल्स को ना। तो इमेजिन करो कि तुम्हारा पैर रोड के ऊपर रखा हुआ है और एक गाड़ी आई और वो गाड़ी तुम्हारे पैर के ऊपर चढ़ रही है, बहुत स्लो चढ़ रही है, मतलब उसका एक ही पार्ट ना चल रहा है। तड़प के मार नहीं, मरते सारा मरते नहीं उसको होगा क्या? देखो जैसे मान लो कि तुम्हारा पैर है ना, जब इसके ऊपर टायर चढ़ेगा तो क्या टायर चढ़ने से एक बार में सारा फोर्स लग जाएगा या धीरे धीरे फोर्स बढ़ेगा? धीरे धीरे क्या होगा कि जब टायर तुम्हारे पैरों के ऊपर चढ़ रहा होगा तो छोटा सा पार्ट टायर टच करेगा तो फोर्स कम लगेगा, फिर धीरे टायर ऊपर चढ़ता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा,
फिर जब टायर बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स होगा, फिर वो टायर वापस नीचे आ रहा होगा तो धीरे धीरे फोर्स क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो ऐसे ही होगा इंपल्स में, जब तुम्हारे पैर पे टायर चढ़ेगा तो एकदम से चढ़ेगा, एकदम से चढ़ जाएगा ना। तो इसको कैसे समझते हैं कि मान लो कि ये तुम्हारा फोर्स है और ये तुम्हारा टाइम है, तो क्या हर टाइम पे फोर्स बराबर था? तो जब बैट और बॉल का पहले कांटेक्ट भी हुआ होगा, ये बैट और जब बॉल है, तो क्या पूरी बॉल एक साथ चिपकी होगी बैट के साथ? उसका भी तो एक छोटा सा पार्ट पहले बॉल का लगा होगा बैट के साथ, फिर पूरा पार्ट लगा होगा, फिर एक एक करके पार्ट दूर होता हो गया होगा। मतलब ये हुआ कि इंपल्स में कभी भी सारा फोर्स एक साथ नहीं, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता। फोर्स क्या रहता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर वापस फोर्स कम होता है। जब बैट के साथ बॉल कांटेक्ट में आएगा तो पहले बॉल का एक छोटा सा पार्ट कांटेक्ट में आएगा, फिर पूरा पार्ट कांटेक्ट में आएगा, कि जब बॉल रिलीज हो रहा होगा तो छोटा छोटा पार्ट करते हुए क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो ऐसे जा रहा होगा। ये वो पार्ट होगा जब पूरी बॉल आगे टच हो गई होगी, और ये वो पार्ट होगा जब पहली बार बॉल और बैट का कांटेक्ट हुआ होगा, और ये वाला पार्ट वो होगा जब बॉल रिलीज हो चुकी होगी, टकरा के निकल चुकी होगी। इसका ये मतलब हुआ कि इंपल्स में कभी भी, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंपल्स का, J = फोर्स इनटू टाइम, तो ये फोर्स कभी भी टोटल फोर्स तो था ही नहीं। मतलब जो हमें पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। ये फोर्स कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट पहले एक छोटे पार्ट का होगा, फिर पूरे पार्ट का होगा, फिर जब वो पार्ट दूर हो रहा होगा तो धीरे धीरे पार्ट क्या होते जाएंगे, कांटेक्ट कम होता जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो लग रहा होगा एवरेज फोर्स। क्या लग रहा होगा? एवरेज फोर्स क्या होगा, इस पूरे पार्ट का सम होगा। समझ गया? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को बाद में चेंज करके बनाया गया एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। कोई डाउट किसी को? कैसे पॉसिबल है कि एक ही साथ सारा फोर्स? हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब वो बॉडी रेक्टेंगुलर होगा और एक साथ पूरी बॉडी मूव करनी चाहिए। अगर सर्कुलर नहीं है और रेक्टेंगुलर है तो ये ऐसे आएगी, पूरा कांटेक्ट एक साथ होगा, तो टकरा के वापस जाएगी। बट जितने भी चीज हम मोशन में रखते हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्फेरिकल। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली हमेशा यही फॉर्मूला लगना चाहिए। क्लियर है? जब तुम्हें कोई थप्पड़ भी मारता है तो थप्पड़ मारते हुए भी तो यही होता है, पहले पार्ट हाथ का ये पार्ट कांटेक्ट करेगा, फिर पूरा हाथ करेगा, फिर ये हाथ रिलीज करेगा, मैक्सिमम फिर वहां से। समझा क्या? मतलब जहां पे भी इंपल्स लग रहा है वहां पे कभी भी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वहां पे क्या लगेगा, हमेशा एवरेज फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गया? देखो फॉर्मूला, और ये आप वो बना लेना, क्या बोलते हैं, ग्राफ फोर्स वर्सेस टाइम का। ये फोर्स है और ये डेफिनेशन नहीं, बस थोड़ा करेक्ट करके फॉर्मूला लिख दे, करेक्टेड फॉर्मूला करके फॉर अ वेरिएबल फोर्स, या फिर ये लिखिए इंपल्स फॉर अ वेरिएबल फोर्स, इंपल्स फॉर अ वेरिएबल फोर्स। इंपल्स फॉर अ वेरिएबल फोर्स। पहले इसका ग्राफ बना लो एंड देन इसका फॉर्मूला लिख लो। बात समझ आया कैसे बनाया है फॉर्मूला? और जो उसकी एसआई यूनिट होती है क्या होगी इंपल्स की? इंपल्स की फोर्स m में होती है, पर मोमेंटम के तो इक्वल है, तो मोमेंटम का होगा तो केजी मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स है केजी मीटर पर सेकंड। तो जो तो वही आती फोर्स की भी kg न्यूटन का फोर्स टाइम होता था, वो न्यूटन टाइम। फोर्स की होती है ma kg ma। अरे फोर्स की न्यूटन होती है भाई साहब। नहीं, हाँ। वो मैं यूनिट बता रहा हूं, अगर निकालनी है तो ma देखो की करके। जब ऐसा न्यूटन का आप कन्वर्ट करेंगे या फिर बनता न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड क्या बनेगा? इंपल्स का ही यूनिट है न्यूटन सेकंड, या फिर केजी मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड, दोनों उसके ऐसे यूनिट है। देखो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हमारे पेपर में आएगा।
impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. लिखो, the impulse of a force is equal to the impulse of a force is equal to the total change in momentum is equal to the total change in momentum produced by the force. Impulse of a force is equal to the total change in momentum produced by the force, and this relationship is known as impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. This relation is known as impulse momentum theorem. अब हम इसको ड्राइव करते हैं, तो डेरिवेशन क्या करना है? डेरिवेशन. जो ये डेरिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ है कैलकुलस, हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे. तो लिखो, अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन पहले डेरिवेशन लिख लेना. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन कर रहे हैं. तो लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F क्या होता है? dp by dt. देखो, according to Newton's second law, F is equals to dp by dt. ये होता है, ठीक है. अब dt यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा dp is equals to F into dt. तो हो जाएगा dp is equals to F into dt without. अब लिखो अभी, if in time 0 to t, if in time 0 to t, the momentum of the body changes from p1 to p2, from p1 to p2, उस पर हो गया. From p1, भाई p1 और p2 ऐसे लिखते हैं. p1 और p2 ऐसे नहीं लिखते हैं. मैं वही बता रहा हूँ इसको भी, किसी भी और अच्छा है ना. From p1 to p2, then integrating the above equation within this limit, integrating the above equation within this limit, F is into dt is equals to dt. ठीक है, सुनो ध्यान से. जब टाइम 0 था तो मोमेंटम था p1, कितना था? जब टाइम t हुआ तो मोमेंटम हो गया p2. कितना हो गया? विदाउट. अब तुम लोगों को मैंने इंटीग्रेशन सिखाया था. अब यहाँ पे dt है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, और dp का इंटीग्रेशन क्या होगा? p. सिखाया था ना मैंने. तो ये हो जाएगा f into t, लिमिट है इसकी 0 से t, dp की हो जाएगी p, और इसकी लिमिट है
P1 से लेकर P2 विद आउट। अब ये बन जाएगा F, इसका क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है P माइनस लोअर लिमिट P हो जाएगा P2 माइनस हो जाएगा F इंटू T इज इक्वल टू P2 माइनस T। तो ये हमारा ठीक है डेरिवेशन। अब ध्यान देखो F इंटू T क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इम्पल्स। देखो इम्पल्स की डेफिनेशन में यही लिखा है ना फोर्स इंटू टाइम। तो ये बन जाएगा इम्पल्स और ये बन जाएगा P2 माइनस P1 या फिर J इज इक्वल टू डेल्टा P। ठीक है तो ये देखो मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड पहला केस देखो when a constant force acts on a body। पहला केस क्या है when a constant force is acting on a body। when a constant force acts on a body। अभी हमने क्या किया था जो हमने पहला वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमारा जो फोर्स का वो वेरिएबल था। अब हम किसी बात कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स की। किसी बात कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स। जैसे तुम्हारी गाड़ी जब तुम्हारी गाड़ी का इंजन तुम्हारी गाड़ी को खींचता है तो कांस्टेंट फोर्स लगाता रहता है ना। जैसे 70-80 की स्पीड में तुम चला रहे हो तो तुम्हारी गाड़ी की जो तुम्हारी गाड़ी में इंजन है वो कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है गाड़ी को, तभी गाड़ी मूव कर रही है। तो उस केस के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है। तो उसका जो ग्राफ होगा ये फोर्स है और ये क्या है और यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है। क्या ये कांस्टेंट फोर्स ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राफ बना हाँ हाँ रिपीट रिटार्डेशन में क्या होता है कांस्टेंट वाइज हो सकता है पर जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो एक कांस्टेंट होगा ना तो रिटार्डेशन कैसे होगा। नहीं क्या बोला तुमने रिटार्डेशन में भी कांस्टेंट फोर्स होता है। क्या है ये तो फिगर का रास्ता ये है कांस्टेंट फोर्स के लिए। इसके लिए कांस्टेंट फोर्स तो अब नेक्स्ट वाली क्लास में ना 3 या 4 के पेन लेके आना। हम भी टेस्ट कर लिए पहले क्या करेगा चलो बन गया ना। नहीं टाइम लगेगा। उसमें टाइम है 3 जो भी है इसका फिजिक्स वाले हो गए बस बहुत सारा टाइम बन गया रहेगा है। ग्राफ बन गया। देखो सपोज अ कांस्टेंट फोर्स F क्वेश्चन है नहीं डेरिवेशन। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स F कैपिटल F acts on a body from time t1 to time t2 from time t1 to time t2 मतलब t1 से लेकर t2 तक हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है F किसी बॉडी पर ठीक है। देखो द फोर्स टाइम ग्राफ is a straight line AB
parallel to the time axis. Straight line AB parallel to the time axis. है ना? ठीक है? तो लिखो area of rectangle ABCD. Area of rectangle ABCD parallel to the time axis. देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट क्या होता है तो बेस इनटू हाइट होता है रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट तो उसका बेस कितने का है मतलब क्या बोल रहा हूं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इसकी लेंथ है AB और ब्रेथ है ED तो लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू AB इनटू ED क्या होगा AB इनटू ED एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इसकी लेंथ है AB और ब्रेथ है इसकी AD अब जो AB है वो क्या है T1 T2 या फिर T2 T1 है ना और जो AD है वो कितना है F इंटू T और जो T है वो किसके इक्वल है T2 T तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा ओके ओके ठीक है नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपका when a variable force ये फर्स्ट पेपर में दोनों से एक ही आता है ठीक है दोनों नहीं आते ऑलमोस्ट प्रोबब्ली वेरिएबल वाला आएगा कांस्टेंट वाला नहीं आता जो भी हम करने जा रहे हैं when a variable force acts on the body when a variable force acts on the body when a variable force acts on a body ठीक है देखो suppose a force varying with in magnitude varying with magnitude VARYANG varying with magnitude varying का मतलब चेंज हो रहा है YING VARYANG change लिखो यार suppose a force change in magnitude acts on a body for time T2 to T1 for time T1 to T2 the force time graph is a curve ABC as shown in the figure as shown in the graph मैं ग्राफ ला रहा हूँ the force time लिख दे जो भी समझ जाए उसकी मिलना इंपॉर्टेंट है बस सब बात याद रहेगा सर जो इसका नाम आते हैं ध्यान से read कर दियो ठीक है तो इस ग्राफ में show the के बोलते हैं as shown in the graph T2 minus T1 the force time graph is a curve ABC as shown in the graph is a curve the force time graph is a curve ABC as shown in the figure as shown in the graph ठीक है अब so B back side है भी मैक्सिमम हाइट है उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता impulse of a force F in time interval t impulse of force F
in time interval t is equals to, तो ये हो जाएगा j is equals to integration of force into time, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम, और जो टाइम होगा वो 0 से t होगा। सर t इक्वल टू j इक्वल टू ये नहीं ठीक, आपके स्टोर में इंटरवल t इंटरवल t मतलब t टाइम पीरियड में, जब जब t है ना, ठीक है। आगे लिखो j इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर कर्व ABC, एरिया अंडर कर्व ABC, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेरिवेशन है इसका। तो तुमने कितने डेरिवेशन कर ली? 3 कर लिए इधर से। अच्छा हाँ, आज तुम्हें मैंने इम्पल्स का डेरिवेशन और मोमेंटम का डेरिवेशन नहीं कराया ना, तो लिखो मोमेंटम का डेरिवेशन, लिखो डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम का डेरिवेशन का 2 फॉर्मूले हैं, नहीं मतलब f इज टू टाइम वाला, लिखो ड्राइव, हाँ डिराइव f इज इक्वल टू ma, हमें क्या ड्राइव करना है, f इज इक्वल टू ma। ये डायरेक्ट छोटे से जाती है हमेशा, डिराइव f इज इक्वल टू ma। तो हम पहले कर रहे हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म से, कैसे कर रहे हैं, ये लो बाय यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्म या यूजिंग मैथमेटिकल। तो suppose a body of mass m, suppose a body of mass m is moving with speed u, suppose a body of mass m is moving with speed u, is moving with speed u, and after time t small t, ठीक है, its velocity changes to v, तो क्या है, हमारी बॉडी जो है स्टार्टिंग में उसकी मास कितना था m, तो वो कितने स्पीड से मूव कर रहा था u, कुछ टाइम के बाद मास में कोई चेंज नहीं आया और वेलोसिटी क्या हो गई है v, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद इसकी स्पीड चेंज हुई। तो लिखो इनिशियल मोमेंटम, क्या लिखना है, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू, ये होगा पहले उसकी बॉडी की मास वेलोसिटी कितनी थी u, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू यू। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है इसमें, फिर देखो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम वो क्या होगा m इंटू v, ठीक है। फिर देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा p या फिर dp भी लिख सकते हैं, dp क्या होगा, pf माइनस pi, pf है m इंटू v और ये है m इंटू u, m बाहर आ गया, v माइनस u, ये हमारा dp आ गया, I इनिशियल f फाइनल, जो ठीक है तो आई, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें का। अब बात करते हैं आगे की, अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ f is directly proportional to dp by dt, सही है ना, क्या होता है dp by dt, और dp की वैल्यू कितनी है m v minus u, ये हो जाएगा f
हो जाएगा m v माइनस u अपॉन dt विदाउट ये हो जाएगा f m v माइनस u अपॉन dt। v माइनस u अपॉन t क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू होता है v माइनस u अपॉन t। यहाँ से जाएगा f इज इक्वल f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू a विदाउट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाने के लिए फिजिक्स में क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। क्या लगाते हैं? तो f इज इक्वल टू जाएगा k m इनटू a और k की वैल्यू कितनी होती है? 1 इन SI यूनिट। f इज इक्वल टू जाएगा m इनटू a। k की वैल्यू बनी क्यों? SI यूनिट की वैल्यू k की वैल्यू 1 है। जब बहुत हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये देखा कि वहां पे कोई नंबर आ ही नहीं रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसे उसके लिए हमने बढ़ा दिया। ऐसी So ये force का derivation है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था ना डिराइव मैथड्स उस टाइम में, ठीक है। अब इसी को हम करेंगे कैलकुलस मेथड से। इसे करेंगे कैलकुलस। देखो ये हो गया, समझ में आया? किसी को डाउट है? ये तो 9th क्लास में किया हुआ है। अब हम इसको डिराइव करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। देखो डिराइव f is equal to ma, derive f is equal to ma using calculus method, using calculus method, ठीक है। CALCULUS 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 method रब कर दो उसको, हाँ कर दो ना। हाँ अब आते हैं कैलकुलस मेथड पे, ठीक है। तो देखो we know that change in momentum, we know that change in momentum या फिर नहीं, we know that momentum is equal to क्या होता है? m into v। ये होता है ना, क्या होता है? m into v विदाउट मोमेंटम इसके इक्वल होता है m into v के इक्वल विदाउट नहीं है। देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ f is directly proportional to dp by dt। ये होता है, ध्यान सुनो पहले बाद में नोट करना। और p किसके इक्वल होता है? m into v। f is directly proportional to जाएगा d m into v अपॉन dt। और तुम्हें मैंने अभी समझाया था कि तुम्हारे सिलेबस में मास क्या है? कांस्टेंट, तो मास बाहर आ जाएगा। तो f is directly proportional to क्या हो जाएगा? m dv by dt। और तुम लोगों ने पढ़ाया था dv by dt क्या देता है? एक्सेलरेशन। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया था, a याद है? a क्या था? dv by dt और d क्या था? dx by dt याद है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? f is directly proportional to m into a। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाने क्या लगाएंगे हम? कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? a और k की वैल्यू क्या आती है? तो क्या हो जाता है? f इक्वल टू तो डेरिवेशन होगी